सीएम नीतीश ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर की समीक्षा। सीएम बोले 15 जून तक 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की होगी खरीद। यह बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि। झारखंड में कोरोना के मिले 239 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। 3,966 सक्रिय मामले। 16 जून से बिहार में शुरू होगा अनलॉक 2। मिल सकती है बड़ी छूट। सीएम नीतीश ने दिए संकेत। बारह साल बाद समय से पहले बिहार पहुंचा मानसून। अगले 3-4 दिनों तक बरसेंगे बादल। बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मानसून ने 12 साल के बाद सूबे में समय से पहले दस्तक दे दी है। शनिवार को बागडोहरा से चलकर धनबाद होते हुए बिहार में मानसून करंट ने पूर्णिया के रास्ते प्रवेश किया। कुछ ही घंटों में इसका प्रसार दरभंगा तक हो गया। फलस्वरूप सूबे में शनिवार को सुबह से ही झमाझम बारिश होती रही और मौसम सुहाना हो गया। रविवार यानी आज यह पटना सहित राज्य के बचे हिस्सों तक प्रसार पा जाएगा। सूबे में अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि बिहार में मानसून के प्रवेश का मानक समय 13 जून है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। हालांकि बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए भी तैयार है। तो मानसून ने 12 साल के बाद सूबे में समय से पहले दस्तक दे दी है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। यास तूफान के बाद अब बारिश ने मानसून ने दस्तक दे दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, 12 साल बाद और कहा जा रहा है कि समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल नियाज, जो मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 12 साल के बाद ही मानसून ने प्री टाइम, यानी जो मानसून का समय 13 जून है उससे पहले मानसून बिहार में पहुंचा है। देखिए, कल बिहार में मानसून पहुंच गया है और वो मानसून पूर्णिया के रास्ते, यानी पूर्णिया से होते हुए अभी पूरे उत्तर बिहार में कल बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। चाहे वो सीमांचल का इलाका रहा हो, चाहे कोसी का इलाका रहा हो या मिथिलांचल का इलाका रहा हो, ये सभी इलाकों में बहुत झमाझम बारिश हुई है। और इन बारिश का असर सिर्फ उन्हीं इलाकों में नहीं था, बल्कि जो मध्य बिहार का इलाका है, पटना में भी बढ़िया बारिश कल हुई है। कल 31 मिलीमीटर बारिश पटना में हुई है, जो कि एक इस दिन का रिकॉर्ड है कि इस दिन प्री मानसून इतनी बारिश नहीं होती थी, मानसून से एक दिन पहले। और मानसून जो समय पे आया है कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में खास करके पूरी जो अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी है नियाज, वो एग्रीकल्चर बेस है। और यहाँ पर जो सिंचाई का माध्यम है आज भी, हालांकि बिहार में नहरों का जाल भी है, उत्तर बिहार में नहरों का जाल है, उसके अलावा सीतामढ़ी और जितने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, तिरहुत इलाके की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी नहरों का जाल है। लेकिन बिहार के अधिकांश किसान अभी भी वर्षा के जल पर निर्भर होते हैं और जैसे ही बारिश होती है उनकी धान की फसल का काम शुरू हो जाता है, धान रोपनी या धान की बुआई, तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, मानसून का आना एक बहुत सुखद है बिहार के लिए, इस बार जो प्री मानसून आया है। जो मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिनों तक नियाज बारिश होगी और ये बारिश जो दक्षिण और कहा जाए दक्षिण और पश्चिमी जो क्षोभ है उसके कारण बिहार में बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा है, संकेत है।
लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो 3-4 दिन बारिश का संकेत दिया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में इस दौरान जब इस तरह की बारिश होती है, शुरुआत होती है, तो जो वज्रपात है उसकी भी काफी संभावना हो जाती है। और सीमांचल का कोसी का इलाका, उसके साथ साथ भागलपुर का जो भागलपुर डिवीजन है, उसके इलाकों में काफी ज्यादा वज्रपात होता है। यानी पूरे बिहार में वज्रपात हाई रिस्क जोन में है। तो वज्रपात को लेकर और बारिश को लेकर गवर्नमेंट ने जो येलो कहा जाए कि जारी कर दिया है अलर्ट, और येलो अलर्ट जारी किया है। और उसके साथ साथ तमाम जिला पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग ने मुस्तैद रहने को कहा है। देखिए, जो वज्रपात होता है उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की गई है, लेकिन वो इतनी क्विक नहीं है कि लोगों को पता चल जाए। और दूसरे, अगर जानकारी हो भी जाती है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लोगों तक रिस्पॉन्स पहुंचा नहीं पाती है। तो अभी हम लोग इसमें काफी पीछे हैं और इससे जानमाल की नुकसान होती है। तो तमाम एसओपी जो है, तमाम गाइडलाइंस आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए हैं और जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने ग्रास रूट लेवल यानी ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से लेकर थाने के अधिकारियों तक को सबको अलर्ट पे रखें और सबको ये बताएं कि लोगों को जागरूक भी करें। और लोगों को जब इस तरह का मौसम हो तो सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए पहले से बता के रखें। दूसरी बात है, बिहार में जब बारिश होती है तो कई नदियां उफान पे आने लगती हैं। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बारिश सिर्फ बिहार में होती है तो नदियां उफान में नहीं आती है, बल्कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो नदियां भी उफान पे आती है। तो अगर नेपाल में भी बारिश होती है तो कई नदियां जलस्तर बढ़ता है। तो आपदा प्रबंधन विभाग कहा जाए या जल संसाधन विभाग कहा जाए, तब के तमाम काम बढ़ जाते हैं और अचानक पूरा नॉर्थ बिहार हाई रिस्क जोन में आ जाता है, फ्लड के लिहाज से भी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार अलर्ट मोड में है। लेकिन सुखद खबर है नियाज की बारिश हो रही है और औसत से अगर अधिक बारिश हुई है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश बिहार में हुई है, तो बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से यास तूफान ने कोहराम मचाया था और इसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था, तो ये भी बारिश लगातार 3-4 दिन बरसने की ये आशंका जताई जा रही है। तो क्या ये भी बारिश जो है किसानों को किसी तरीके से प्रभावित कर सकेगी? जो ये बारिश होती है, मानसून की बारिश होती है, ये किसानों के लिए वरदान होती है। किसान इसका कई सालों से इंतजार करते रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से बारिश का चक्र थोड़ा सही हुआ है। नहीं तो 10 साल, अगर पिछले साल की बात हटा दी जाए या उससे पहले साल की बात हटा दी जाए, तो 10 सालों तक बिहार में या पूरे देश में मानसून औसत से कम रहा है। और किसानों को धान की फसल लगाने के लिए जमीन के अंदर के वाटर सोर्सेज को एक्सप्लॉर करना पड़ता था, जो बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसानदायक है। पंजाब में तो रोक लगा दी गई थी धान की अर्ली बुआई पे। तो कहीं ना कहीं जो जमीन के अंदर के पानी का हम लोग दोहन करते हैं, और धान की फसल के लिए इतना पानी चाहिए कि जमीन के अंदर का वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता था। जो मानसून से पहले की बारिश या मानसून की बारिश जब होती है तो किसानों के लिए वरदान होती है। तो कहीं से ये नहीं कहा जा सकता है नियाज के किसानों के लिए कोई नुकसान देगी, ये किसानों के लिए वरदान है। खास करके पूरे उत्तर बिहार में धान की खेती होती है, दक्षिण बिहार में जम के धान की खेती होती है, बिहार का आरा धान का कटोरा कहा जाता है। इन तमाम इलाकों में शाहाबाद का जो इलाका है, कैमूर का इलाका है, धान के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं बिहार के, उनके लिए वरदान होता है, क्योंकि जमीन के पानी से धान की खेती नहीं हो पाती है। तो बहुत ही अच्छा है अगर मानसून की बारिश होती है। और मानसून की बारिश के बारे में याद कहा जाता है कि वो 3-4 दिन की बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। अगर वो 3-4 दिन तक बारिश होती रहेगी तो पानी अंदर जमीन के अंदर एब्जॉर्ब भी होता है और जरूरत पड़ने पर किसानों को मिलता भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सुखद है। अगर कोई इस तरह की वज्रपात ना हो या इस तरह की चीजें ना हो, अनहोनी ना हो, फ्लड का शिकार ना हो बिहार, तो बारिश जो है सुखद होती है, वो भी जून के महीने की बारिश। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बारिश के बाद कई इलाके ऐसे होते हैं जहां की नदियां उफान मारने लगती है, तो इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके की तैयारी कर चुकी है? देखिए नियाज, बिहार में जो बारिश होती है नदियां उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। प्रभावित जरूर होती हैं, लेकिन वो बिहार के लिए काफी होती है। लेकिन देखिए बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो नेपाल के तराई क्षेत्र है और जो नेपाल का माउंटेनियन इलाका है, जब वहां बारिश होती है तो तमाम पानी स्लो डाउन करके वो बिहार में आता है, चाहे वो कोसी नदी के थ्रू आए या दूसरी बात गंडक या उन नदियों के थ्रू आए। और वो पानी की स्पीड काफी ज्यादा होती है। देखिए जब पहाड़ पर से पानी उतर के नीचे आता है तो उसका वेग भी होता है। तो ऐसे में नदियां जल्दी उफान पे आ जाती हैं, और जब नदियां उफान पे आती हैं तो उनका एक्सटेंशन होता है बाढ़ के रूप में।
अब चूंकि पहले जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं थी, नदियां शिफ्ट होती थी या बाढ़ के पानी निकल जाया करता था, लेकिन अब चूंकि कंस्ट्रक्शन तमाम हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, बांध बन गए हैं, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर और तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो नदियां जो है कहीं कहीं कभी कभी खतरनाक हो जाती है। तो देखिए, जो नेपाल के तराई क्षेत्रों की बारिश है, जो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों की बारिश है, उनसे ज्यादा नदियां उफान पे आती हैं। लेकिन बारिश है, नियाज इसको रोका नहीं जा सकता कि आप बिहार में हुई है और नेपाल में नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार हर साल बाढ़ की दर्द झेलता है और बाढ़ के समय में, यानी बारिश के समय में वो फिर शुरुआत होती है। लेकिन अभी बाढ़ का समय नहीं है। देखिए, जो लोग नदियों को जानते हैं, जो लोग नदियों के इलाके में काम किया, नियाज अभी बाढ़ नहीं आएगी। अभी जो है बाढ़ का समय होता है जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त बाढ़ का समय होता है, फ्लड का समय होता है, क्योंकि बारिश का टाइम होता है। तो इस समय की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जमीन को शांत करती है, जमीन के सूखेपन को कम करती है और किसानों को बहुत राहत देती है। तो बिहार में जो फ्लड की तैयारियों का ये समय है, ये इस समय जो जल संसाधन विभाग है, जो तटबंधों की मरम्मत करता है, तमाम चीजों का ध्यान रखता है, जो जहां पर देखिए, जब तटबंध बनाए जाते हैं, नदियों के 2 तटबंध बनाए जाते हैं दोनों किनारों में, तो उनको तटबंधों को नदी से बचाने के लिए, नदी की तेज धार से बचाने के लिए अस्पर और नोज बनाए जाते हैं, जो कि नदियों की तरफ होते हैं। उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। कहीं पर आयरन कैटरिंग की जाती है, नायलॉन कैटरिंग की जाती है, सैंड बैग डाले जाते हैं जहां जहां पर जरूरत होती है। उसके बाद ये जो फ्लड से पहले का तैयारियां हैं वो अभी की जा रही हैं। उसके बाद जब पानी बढ़ता है तो फ्लड फाइटिंग शुरू होती है। तो जल संसाधन विभाग अपनी तरह से पूरी काम कर रहा है। देखिए, उसके बाद शुरू होता है आपदा प्रबंधन विभाग का काम। आपदा प्रबंधन विभाग जब बाढ़ आ जाने की स्थिति में आपदा से निपटने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करती है। तो अभी वो समय नहीं है, वो समय आएगा जुलाई के लास्ट और अगस्त में। यानी बिहार में जो फ्लड आती है वो जो नेचुरल फ्लड आती है, जो नॉर्थ बिहार से, पहाड़ों से, नेपाल की तरफ से बाढ़ आती है और उत्तर बिहार को पूरा प्रभावित करती है, वो जुलाई और अगस्त में आती है, यानी जुलाई के बाद और अगस्त में। तो ये अभी जो पीरियड है वो बाढ़ का नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से तैयारियां, चूंकि अगर अधिक बारिश हो जाती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की थी नियाज, जिसमें तमाम चीजों के लिए निर्देश दिए गए थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है जो संक्षेप में बता दें कि जो पानी बरसता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार में अर्बन एरियाज में होती है, जहाँ जल जमाव की समस्या होती है। 2016 में जो पटना में जल जमाव हुआ था वो बहुत ही भीषण जल जमाव था और उस जल जमाव से प्रशासन ने तमाम सबक भी सीखे हैं। तो जल जमाव को से दूर रखने के लिए शहरों को, या खास करके राजधानी पटना की बात की जाए, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और अब ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि पानी अगर ज्यादा भी बरसता है तो उसको 3-4 घंटे के अंदर ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों का दावा नगर प्रशासन कर रही है, नगर विभाग कर रही है। अब देखना है कि क्या होता है। जी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि बिहार के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे बारिश ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आगे 3-4 दिनों तक मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बारिश होने का अनुमान है। तो और वो कौन कौन से इलाके होंगे जहां पे 3-4 आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है? कल से नियाज पूर्णिया के रास्ते जो मानसून ने प्रवेश किया है, तो पूरा सीमांचल के इलाके में कल बारिश हुई है, कोसी के इलाके में बारिश हुई है, मिथिलांचल दरभंगा तक मानसून पहुंच गया, दरभंगा में बारिश हुई है। लेकिन इसका जो असर है वो वैशाली में भी हुआ है, पटना में भी कल दिन में बारिश हुई है। पटना शहर के अंदर कल 31 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि अच्छी बारिश मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं बारिश अब पूरे बिहार में धीरे धीरे 3-4 दिनों में फैल जाएगी। कोई ऐसा इलाका नहीं है, कुछ अगर दक्षिण बिहार की बात हटा दी जाए, जो नवादा का इलाका है, गया का इलाका है, लेकिन बारिश वहां भी होने की सूचना है। तो जो ये मानसून की बारिश होती है ये पूरी तरह से आच्छादित करती है और धीरे धीरे छा जाती है। तो ये 3-4 दिनों में जो अलर्ट जारी किया गया है, बिहार के लगभग तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। जी बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से बिहार में मॉनसून से पहले ही बारिश ने दस्तक दे दी है और लगातार 3-4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। हालांकि ये किसानों के लिए काफ़ी वरदान भी साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है।
वहीं झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है और आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो जाने की संभावना है। इस साल राज्य में 3 दिन पहले मानसून का आगमन हुआ है। सामान्य तौर पर केरल में मानसून के आगमन के 15 दिन बाद यह झारखंड पहुंचता है। केरल में 2 जून को आगमन की औपचारिक घोषणा के बाद झारखंड में उसके 15 से 18 जून तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन पूर्वानुमान से 3 दिन पहले ही मानसून पहुंचने से कृषक समुदाय में खुशी का माहौल है। तो झारखंड में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और ये समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि इस साल राज्य में 3 दिन पहले मानसून का आगमन हुआ है। सामान्य तौर पर केरल में मानसून के आगमन के 15 दिन के बाद यह झारखंड पहुंचता है, लेकिन केरल में 12 जून को आगमन की औपचारिक घोषणा के बाद झारखंड में उसके 15 से 18 जून तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन पूर्वानुमान से 3 दिन पहले ही मानसून पहुंचने से कृषक समुदाय में खुशी का माहौल है। तो झारखंड में 3 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल में मानसून पहुंचने के करीब 15 दिन के बाद यह झारखंड पहुंचता है, लेकिन अब 3 दिन पहले ही मानसून झारखंड पहुंच चुका है, जिससे किसान समुदाय काफ़ी खुश है। किसानों के लिए ये काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरीके से 3 दिन पहले ही मानसून जो है वो झारखंड पहुंच चुका है, हालांकि ये अनुमान लगाया जाता है कि केरल मानसून पहुंचने के करीब 15 दिनों के बाद झारखंड में मानसून दस्तक देती है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले ही पहुंच गया है और ये भी देखा जा रहा है कि इससे किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। देखिए निहाज, मौसम विज्ञान की तरफ से ये जो मानसून है, जो डेटा बताया गया था कि 15 तारीख को यानी 15 जून को मानसून आना है और पहले से ही ये बताया गया था मौसम विज्ञान की ओर से, झारखंड की अगर बात करें तो, कि 15 जून को मानसून आना है। लेकिन चूंकि जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है कि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर दबाव होने के कारण जो है कि झारखंड में 13 तारीख को ही मानसून प्रवेश कर चुका है। आज 13 तारीख है और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि शनिवार को देर शाम भारी बारिश हुई है और जो अब अपडेट आ रहा है कि 13 तारीख को ही यहां पर मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। और तमाम जिलों में अगर हम बात करें तो आने वाले 3 दिनों में जो रिपोर्ट सामने आ रही है निहाज की, भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। तो मौसम विज्ञान की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है तमाम जिलों के लिए और 3 दिनों तक भारी जो है बारिश, चाहे रामगढ़, चतरा और भी कई और ज़िले हैं, रांची, तमाम ज़िलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जो है अपडेट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये कह सकते हैं कि प्री मानसून 1-2 दिन पहले की बात करें तो प्री मानसून का दायरा चल रहा था और आज से है जो 13 तारीख जो अपडेट आ रहा है कि आज से जो है मानसून प्रवेश कर गया है और साथ ही साथ कई और राज्य जो उड़ीसा है और भी राज्यों में मानसून प्रवेश होने की संभावना है। तो जो जानकारी मिल रही है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव होने की वजह से जो है मानसून प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। जी जी, लेकिन एक तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले यास तूफान ने दस्तक दी थी, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इस बारिश से किसानों के लिए बारिश कितना वरदान साबित होगा और कितना किसानों को प्रभावित कर सकता है? देखिए, किसानों के लिए तो ज़्यादा बारिश में दिक्कत होती है निहाज। अगर कई तरह की सब्जियां लगती है वहाँ पर, सब्जी के साथ साथ कई फ्रूट भी वहाँ पर लगते हैं, किसान लगाते हैं वहाँ पर, जैसे तरबूज की खेती होगी, कई और तरह की खेती होती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कई प्रकार की सब्जियां, टमाटर हो गए और भी कई तरह की जो सब्जियां हैं वो लगाई जाती है। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें भी दिक्कत होता है कि जो है सब्जी कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं सड़ ना जाए और जो उसका मार्केट में जो दाम है वो ना मिल सके। तो अगर हम बारिश की बात करें तो अगर बारिश ज़्यादा होती है, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है नियाज की कंटिन्यूस बारिश की संभावना है, तो ऐसे में किसानों को दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होती है खेतों में तो खेतों में पानी भर जाएगा
और पानी भरने से जो सब्जियां वहाँ पर है, टमाटर हो गया, तरबूज हो गए, कई और तरह की सब्जियां होती है कि अगर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे तो सब्जियां खराब हो सकती है। तो अभी देखिए किस तरीके से सारे चीज़ों को निपटा जाता है तो देखना होगा। और कृषि विभाग कैसे इन सब सारी चीज़ों को देखता है, क्योंकि उनके पास भी अलर्ट ज़रूर गया होगा और किसान के पास भी सारी चीज़ें पहुंच गई होगी। तो अब देखना है कि कैसे इन सब सारी चीज़ों से निपटा जाता है। जी निहाज़। जी, और इस तरीके से ये भी एक देखा गया है कि जब बारिश के बाद जल जमाव की समस्या भी पैदा हो जाती है, तो जल जमाव से निपटने के लिए और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो किसी भी तरीके के आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग कितनी तैयार है? देखिए अगर खासकर अगर हम रांची की बात करें तो जल जमाव की स्थिति हमेशा हो जाती है। कल का ही मैं बताऊं, कल मैं देर शाम निकला था कुछ काम की वजह से, तो कंटिन्यूअस बारिश, जो शनिवार की बात कर ले, शाम 6 बजे से अगर बात करें तो कंटिन्यूअस 2 घंटे तक झमाझम बारिश रांची में देखने को मिली। और मैं कुछ काम से निकला था बाहर तो देखा कि पूरा रोड जो है पानी से भरा हुआ था और किसी तरह का निकासी की वहाँ पर तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही थी। मैं एक जगह का सीनेरियो बता रहा हूँ निहाज, और रांची में कई ऐसे और जगह है जहाँ पर जल जमाव की स्थिति हमेशा होती है। अभी तो फिलहाल मानसून शुरू हो रहा है, लेकिन जब और भी तेज रफ्तार इसका होता है और कंटिन्यूअस बारिश होती है तो रांची में पूरा जल जमाव, और जगह जगह आप देखिएगा कि गाड़ी भी जो है पार होने में दिक्कत होती है, चाहे 4 व्हीलर की बात कर ले आप, 2 व्हीलर की बात कर ले, यहाँ तक कि पैदल जाने में दिक्कत हो जाता है। तो रांची की कमोवेश स्थिति हर साल यही देखने को मिलती है कि जब बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो कई ऐसे इलाके हैं रांची में वहाँ पर बिल्कुल ही जल जमाव हो जाता है और सरकार की तरफ से सिर्फ दावे और वादे, और नगर निगम भी वही फिसड्डी साबित होती है। हर साल कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है, लेकिन जब स्थिति सामने होती है तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। फिर से बातें होती है कि हम काम में लगे हुए हैं, कई तरह के काम किए जा रहे हैं, निकासी का काम किया जा रहा है। बात फिर वही ढाक के 3 पात कहानी वही हो जाती है, सिर्फ कहने के होते हैं, और जब स्थिति सामने आती है तो कुछ और होता है। तो स्थिति बिल्कुल जल जमाव की हो जाती है, लेकिन इस बार जो किस तरीके से नगर निगम है और कई और चीज़ें जो यहाँ पर देखते हैं, जो इसका टीम देखता है, वो किस तरीके से काम करती है। अभी तो फिलहाल मानसून की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में कैसे सारी चीज़ों को देखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी निहाज। जी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी मसला खड़ा हो जाता है। जल जमाव की वजह से गाड़ियां हैं जो धीमी चलने लगती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोगों को रूबरू होना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, या नगर निगम जो है इन तमाम जो जल जमाव की स्थिति है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, क्या वो कितना तैयार हैं? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 3 दिनों तक जो है भारी बारिश की संभावना है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि प्री मानसून के बाद मानसून आने की बात हो रही थी और वो 13 जून से यहाँ पर इंटर कर चुका है। और फिलहाल अगर हम शनिवार की बात करें तो तेज़ बारिश के साथ गर्जन भी हुई थी और ये रिपोर्ट भी आ रहा था कि गर्जन के साथ बारिश भी होगी और 3 दिनों तक अब जो है बारिश होने की संभावना है। जहाँ तक अगर हम तैयारियों की बात कर ले, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे निहाज की जल जमाव की स्थिति हो जाती है तो तैयार कितना होता है नगर निगम या जो भी इसका प्रोसीजर जो देखता है वो कैसे सारी चीज़ों को देखता है। देखिए अब हर बार की स्थिति जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कई सालों से कि जब भी मानसून आता है और मानसून के बाद जब फिर बारिश ज़्यादा कंटिन्यूस वे में होती है और जब कहते हैं ना कि मानसून चरम पर हो जाती है उसके बाद कंटिन्यूस बारिश होती है, तो बारिश के दौर में स्थिति बिल्कुल ही कह ले कि भयावह टाइप से हो जाती है। पानी जब मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि पानी आप यूँ कह सकते हैं कमर से ऊपर तक पानी वहाँ पर जो है फ्लोट करता है रोड में, ये स्थिति हो जाती है। कई जगह में तो पानी आप समझ सकते हैं कि पूरा यहाँ तक का लेवल आ जाता है कि आप समझ लें कि एक इंसान अगर वहाँ पर खड़ा हो जाए तो उसका चेस्ट के साइज का पूरा पानी वहाँ पर हो जाता है। ये स्थिति बन जाती है रांची में कमोवेश और बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। कई बार तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी फंस जाते हैं और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक प्रशासन की बात करें, देखिए हर बार की तरह दावे और वादे किए जाते हैं, निकासी की बात भी की जाती है, लेकिन ये चीज़ें धरातल पर देखने को नहीं मिलती हैं निहाज। लेकिन इस बार कैसे निपटा जाएगा और कैसे नगर निगम हो या जो भी टीम इसको देखती है कैसे निपटारा करेगी, ये देखना होगा। जी निहाज।
जी, लेकिन अभी जो जिस तरीके से झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश हो रही है, और आने वाले समय में भी वो कौन-कौन से इलाके होंगे जहां बारिश दस्तक दे सकती है? देखिए, अगर हम बारिश की बात कर ले, रांची, रामगढ़ और चतरा, हज़ारीबाग, और इस बार अगर हज़ारीबाग की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा अभी तक की बात कर ले तो 88 mm का बारिश वहाँ पर दर्ज किया जा चुका है, जो रिपोर्ट में देख रहा था। और इसके अलावा अगर बात कर ले चतरा, हज़ारीबाग, रामगढ़, धनबाद, कई ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। चूँकि अगर झारखंड की बात करें तो मानसून जब इंटर करता है बंगाल की खाड़ी से, तो धनबाद होकर इंटर करता है, और धनबाद सहित कई और जो ज़िले उससे सटे हुए हैं वहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान की तरफ से पहले अपडेट कर दिया गया है, और ये माफ़ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम ज़िलों के लिए। और पहले ही से ये पूर्वानुमान था कि 15 को होना था, लेकिन इस बार